तो हम अपने द्वितीय क्रिया के वीडियो में आप लोगों को बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वितीयक क्रियाएँ। जैसा कि प्राथमिक क्रियाओं के बाद संपूर्ण आर्थिक क्रियाएँ चाहे वो प्राथमिक हो या द्वितीयक या तृतीयक एवं चतुर्थक वे सभी कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्ययन करना होता है। जिसमें हम लोग जो द्वितीयक क्रिया हैं इसमें द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना देती है। कपास का सीमित उपयोग परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद और अधिक मूल्यवान हो जाता है। इसका उपयोग जो है वस्त्र बनाने में किया जाता है। खदानों से प्राप्त लौह इसका हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग जो है कई प्रकार की मशीनें एवं औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खादानों एवं समुद्रों तथा प्राप्त पदार्थों के विषय में यही बात सत्य है कि इस प्रकार की द्वितीय क्रिया विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण अवसंरचना उद्योग से संबंधित है। अब हम देखते हैं विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? विनिर्माण का जैसे कि एक के बाद पुनः निर्माण होना विनिर्माण। जैसे कि विनिर्माण से आशय है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन, हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना एवं अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि आज जो प्रकार के हैं, वो एक उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है? लेकिन विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं को समान विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग, एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन एवं कारखानों में विशिष्ट श्रमिकों जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन एवं मशीनरी के द्वारा पुराने साधनों द्वारा किया जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है और इन देशों में सभी विनिर्माण संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। देखते हैं कि आधुनिक बड़े पैमाने में होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन सी हैं। जैसे बात करें कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां। शिल्प तरीके से कारखाने में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो आदेशानुसार बनाया जाता है। अतः इसकी लागत अधिक आती है, जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक प्रकार का कार्य करता है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को आगे देखते हैं कि उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, यानी विनिर्माण का मतलब क्या होता है? हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परमावश्यक प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय या दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है। एक प्रबंध तंत्र के अंतर्गत लेखा वही एवं रिकॉर्ड का रख रखाव रखा जाता है। आगे देखते हैं कि कई गौण क्रियाएं जो कि कारखानों में संपन्न नहीं होती, जैसे कि पर्यटन उद्योग या मनोरंजन उद्योग। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो विनिर्माण का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यंत्रीकरण का। यंत्रीकरण से तात्पर्य कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है या मशीनों का प्रयोग करना एक यंत्रीकरण कहलाता है। स्वचालित यानी निर्माण प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। पुनर्वेशन एवं समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिनमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है, पूरे विश्व में नजर आने लगी है। ये होती है यंत्रीकरण यानी स्वचालित। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है? प्रौद्योगिकी नवाचार शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष का महत्वपूर्ण
पहलू है प्रौद्योगिकी नवाचार। आगे देखते हैं संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण कैसा स्तर है? तो देखते हैं कि एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना, अधिक पूंजी, बड़े संगठन एवं प्रशासकीय अधिकारी वर्ग, ये सब किसमें आते हैं? संगठनात्मक ढांचा का स्तरीकरण। संगठन के बीच का जो ढांचा के जो स्तर है वो इस प्रकार से है। अब देखते हैं अनियमित भौगोलिक वितरण। आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। विश्व के कुल स्थान स्थलीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इनका विस्तार है। यह देश आर्थिक एवं राजनीति शक्ति के केंद्र बने गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल जो है प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि अमेरिका की मक्का की जो पेटी है वो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की साधारणता 4 बड़े फॉर्म आते हैं जिनमें 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, जिनमें से 50-100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेक बृहद समाकलित कारखानों को समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले उद्योग विभिन्न स्थितियों का चुनाव क्यों करते हैं? उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। इसलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कुछ कारक निम्न है। एक, बाजार का अभिगम्यता। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है, छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया की बृहत वैश्विक बाजार हैं। इनमें प्रदेशों की क्रय क्षमता अत्यधिक। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहत बाजार उपलब्ध कराते हैं। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है जैसे वायुयान निर्माण एवं शस्त्र निर्माण उद्योग। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की प्राप्ति की अभिगम्यता। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित हैं। जैसे इस्पात, चीनी एवं सीमेंट उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि संस्करण एवं डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्र अथवा दुग्ध आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं श्रम आपूर्ति की अभिगम्यता, यानी उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है और बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालन एवं औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम कर दिया है। फिर भी कुछ प्रमुख फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अभी भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। शक्ति के साधनों की अभिगम्यता, यानी शक्ति के साधनों की बहुत जरूरत पड़ती है जिसमें कोयला प्रमुख एक शक्ति का साधन है था, पर आजकल जो है जल विद्युत एवं खनिज तेल भी उद्योगों के लिए शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। परिवहन एवं संचार सुविधाओं की भी अभिगम्यता, यानी इनकी भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि इनके बिना आवागमन की कई ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा संभव नहीं है, इस वजह से परिवहन। सरकारी नीति का मतलब होता है संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्र उद्योगों की स्थापना की जाती है। समूहन अर्थव्यवस्था तथा अभिगम्यता, उद्योगों के मध्य संबंध, यानी प्रधान उद्योग की समीपता में अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं।
और ये लाभ जो है समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। उपरोक्त सभी जो कारण होते हैं सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अभिस्थिति का निर्धारण करते हैं। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग जो है संगठक पुर्जों पर निर्भर कर रहते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है एवं श्रमिकों को भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। चलिए अब बात करते हैं विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। बात करते हैं आकार पर आधारित, यानी किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या एवं उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अब आपको दिख रहा होगा उद्योगों का वर्गीकरण जो है वो इस रूप में है। यानी अगर हम देखें तो आकार के आधार पर वर्गीकरण, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण, उत्पाद के आधार पर वर्गीकरण और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्ग। आकार के आधार पर आता है जैसे कुटीर, हमने इसके पहले भी पिछली क्लास में यानी 11th क्लास में जो पढ़ाया था तब भी मैंने उद्योगों के प्रकार पढ़ाए थे, तो वो इसी रूप में है। जैसे कुटीर उद्योग है, छोटे बड़े पैमाने, ये सब आकार के आधार पर है। कच्चे माल पर जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन, वन, पशु आधार, ये है कच्चे माल के आधार। उत्पाद के आधार पर यानी मूलभूत, जैसे लौह इस्पात उद्योग, उपभोक्ता सामान यानी बिस्कुट, वस्त्र, वाहन, ये क्या है उत्पाद क्या। स्वामित्व के यानी सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में इस रूप से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं हम कुटीर उद्योग। सबसे पहले देखते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग क्या होता है? यह निर्माण जो है सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें क्या होता है? पूंजी एवं परिवहन उन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर जो है उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित होते हैं। ये सब कुटीर उद्योग के लिए है। जैसे कि अगर ये जो हमें दिख रहा है इसमें ये जनजाति के लोग हैं। एक व्यक्ति द्वारा अपने आंगन में बर्तनों का बनाना एक नागालैंड के घरेलू उद्योग का एक उदाहरण है आपके सामने। और जैसे कि अगर हम ये देखें, ये जो बांस के यानी अरुणाचल प्रदेश में सड़क के किनारे एक बांस की टोकरी बनाता हुआ एक व्यक्ति है। ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं जो कि ये द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये हमें इमेज दिख रही है, ये असम में कुटीर उद्योग के उत्पादों की बिक्री है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियां भी उत्पाद किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी एवं तांबे आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय बांस से प्राप्त होती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं छोटे पैमाने। यह कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं थोड़े।
यह इसके उत्पादन की तकनीक में निर्माण स्थल जो है घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ किए। अब बात करते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले अगर बात करें 200 वर्षों का इसका विकास हुआ है। पहले यह जो है उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में लगाए गए थे, परंतु इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में पाया गया है। जैसा कि ये इमेज हमें जो दिख रही है वो जापान में एक मोटर निर्माण कंपनी के कारखाने में यात्री कार संयोजक प्रक्रिया है। ये जो हमें दिख रहा है वो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में चाय बागान तथा कारखाना स्थापित किया गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में उनकी बृहत पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूहों में बांटा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित, पशु आधारित। सबसे पहले कृषि आधारित देख लेते हैं। तो कृषि पर आधारित कौन कौन से होते हैं? कृषि आधारित में अगर बात करें तो खेतों से कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर बिक्री, निर्माण, ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल एवं वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, रबड़ उद्योग, इस प्रकार से ये सभी कृषि आधारित उद्योग होते हैं। कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन, डिब्बा खाद्य, फलों के खाद्य तैयार करना, मिठाइयाँ मिठाइयाँ जो है सम्मिलित की जाती हैं। खाद्य को सुरक्षित रखने की कई विधियां प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर संधान या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डालकर। इन विधियों में औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित उपयोग ही होता है। बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग की में अगर बात करें तो जैसे एल्युमिनियम, तांबा एवं जवाहरात उद्योग, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन उद्योग, अत्याधुनिक खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग कुछ लोहों यानी इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है और कुछ उद्योग लौह अंश वाले धातु खनिजों का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं रसायन आधारित उद्योग क्या होता है। इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का प्रयोग किया, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उपयोग, नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में प्राकृतिक खनिजों में काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर। रसायन उद्योग एवं अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण इत्यादि होता है। अब बात करते हैं वनों पर आधारित। वनों पर आधारित उद्योग का मतलब फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग, लकड़ी, बांस, घास तथा लाखों उद्योग लाख वनों से ही प्राप्त होती है। पशु पर आधारित बात करें तो जैसे हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से मिलता है। चमड़ा, ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सब क्या है? पशु पर आधारित है। अब बात करते हैं उत्पादन उत्पाद आधारित उद्योग क्या होते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ मशीनें, एक औजार देखे होंगे कि जिनमें निर्माण लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। वे उद्योग जिनके उत्पाद को अन्य वस्तुओं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस लकड़ी की पहचान कर सकते हैं? जैसे लौह इस्पात, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें, उपभोक्ता उपयोग आदि, कपड़ा जो है वो उत्पादन
उत्पाद आधारित उद्योग होते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग के सामान का उत्पादन करते जो प्रत्यक्ष रूप में उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन एवं श्रृंगार सामान इत्यादि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारित आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। सामाजिक देश में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। अब देखते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। उच्च यानी निर्माण की क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी में नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसायिक, जैसे हम सफेद कॉलर के नाम से जानते हैं, यानी श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग जो है व्यवसायिक जिसे बोलते हैं, उसे हम सफेद कॉलर यानी श्रमिकों का होता है। यह उच्च दक्ष एवं विशिष्ट विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन, यानी ये जो है उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक अगर श्रमिक का वास्तविक उत्पादन देखा जाए तो उसे हम नीला कॉलर के नाम से जानते हैं और श्रमिकों में संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव कंप्यूटर आधारित जो डिजाइन होती है, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने, शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधि उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक नीचे साफ सुथरी बिखरी कार्यालय एवं प्रयोगशाला दिखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक एवं स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं, उन्हें हम प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन प्रौद्योगिक ध्रुव के अच्छे उदाहरण हैं। क्या भारत में कुछ प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित हो रहे हैं? यानी विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन एवं इलेक्ट्रॉनिक विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर है, यानी उनमें से आपको चुनना है, यानी इसमें से असत्य बताना है। हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योग की अवस्थिति के कारक के रूप में कोयला शक्ति को महत्व कम किया है। पतन नगरों में भारत में उद्योगों का आकर्षित किया है, यानी ऑप्शन नंबर ख इसमें गलत है, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें पूंजीवाद जो है एक व्यक्तिगत। निम्न में से कौन सा एक प्रकार है का उद्योग एवं अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो कच्चे माल का करता है कुटीर उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग, पोत निर्माण उद्योग और वायुयान निर्माण उद्योग। स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स, पोत निर्माण उद्योग लूसिका, वायु निर्माण उद्योग फ्लोरेंस। तो इसका जो स्वचालित यानी ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। इस प्रकार से हमने द्वितीय क्रियाओं को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट था लेसन। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे, कल मिलेंगे हम। तब तक के लिए हम इस वीडियो के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो आपको ने हमारी पूरी वीडियो देखी और आपको वीडियो में एक एक महत्वपूर्ण पॉइंटों को बताया गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।